नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा के सीरीज में अब हम जुडिशियल सिस्टम को पढ़ेंगे। भारत में जो न्याय व्यवस्था है वह किस प्रकार से विकसित हुई उसे हमको समझना होगा, क्योंकि जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, स्पेशली जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट की और उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय है, अगर हमको इनका स्ट्रक्चर समझना है तो हमको प्राचीन काल से समझना पड़ेगा और हमको यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसमें परिवर्तन हुए हैं। दरअसल यह वीडियो पॉलिटी का है, लेकिन इसको हम हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ने की जरूरत क्यों है? आपने प्रीलिम्स में देखा होगा कि जो प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था है, आपसे वह पूछ लेगा, या जो मुगल काल है वहां पर न्याय व्यवस्था, या फिर जो अंग्रेजों की व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ वह आपसे पूछ लेगा। तो दरअसल प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक कैसे न्याय व्यवस्था परिवर्तित हुई है, यह आपसे बार बार पूछा जाता रहा है। आपको यह लगता है कि इतिहास का प्रश्न है, लेकिन दरअसल यह पॉलिटी का प्रश्न होता है और आपको कनेक्ट करके पढ़ना होगा, तभी जाकर ऐसे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो आने वाली 2-3 वीडियो से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो प्राचीन काल है वहां पर न्याय व्यवस्था कैसे थी। फिर एक बड़ा परिवर्तन होगा मौर्य काल के दौरान, वहां पर जो न्याय व्यवस्था है वह कैसे परिवर्तित हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि जो गुप्त काल है वहां पर न्याय व्यवस्था कैसे परिवर्तित हुई। फिर हम बात करेंगे जब बड़ा चेंज आएगा। बड़ा चेंज कब आएगा? दिल्ली सल्तनत के दौरान। वहां पर न्याय व्यवस्था किस प्रकार से बदलेगी। फिर इसी के साथ जो मुगल काल है वहां पर भी न्याय व्यवस्था में चेंज होगा, उसे हम समझेंगे। इसके बाद जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज जो न्याय व्यवस्था बनाएंगे वह किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम यह समझेंगे कि अंग्रेजों ने जो बहुत सारे सुधार किए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कौन सी कमेटी बनी, इस एक्ट में क्या लिखा था न्याय व्यवस्था को लेकर, 1773 के एक्ट में क्या था, 1935 वाले में क्या था, 1919 वाले में क्या था, 1909 वाले में क्या था, यानी किस एक्ट में क्या लिखा था न्याय व्यवस्था को लेकर, कैसे कैसे यह परिवर्तन हुए। उसके बाद हम यह समझेंगे कि जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर है, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर है, वह सब कैसे काम करता है। और इसके बाद हम यह भी समझेंगे कि इनकी जो प्रक्रिया है वह कैसे है। फिर हम यह भी समझेंगे कि इनकी जो नियुक्ति होती है वह कैसे होती है, कौन कौन से वाद के विषय हैं, वह चलते कैसे हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। यानी अगर हम प्राचीन काल से नहीं देखेंगे तो हम चीजों को कनेक्ट करके नहीं समझ पाएंगे, और प्रीलिम्स में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यह लगेगा कि यह बहुत टफ क्वेश्चन है हिस्ट्री का। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्राचीन भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं थी वह सारी व्यवस्थाएं हमको याद करनी पड़ेंगी, जितने भी पद थे वह सारे हमको पद याद करने पड़ेंगे, तो आप वहां बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो क्रमवार विकास हुआ है उस विकास को समझ लें, और अगर आपने उस विकास को ठीक से समझ लिया तो आपके लिए प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगा, और वही हमारा टारगेट है। तो आज की जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिएगा, बहुत सारे आपको तथ्य मिलेंगे और आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत हम बात करेंगे मेंस के लिए भी। मेंस के लिए क्या, जो विचार है, स्पेशली जो ब्रिटिश विचार है भारतीय समाज को लेकर, कि कैसे वह भारतीय समाज को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, कैसे न्याय व्यवस्था के द्वारा उन्होंने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को बदला, कैसे भारतीयों की जो विचारधारा है उसको बदलने का प्रयास किया, यानी यह सब कुछ हम समझेंगे। तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं, एक एक तथ्य को ठीक से देखेंगे और उसके पीछे जो छुपे विचार हैं उनको भी ठीक से समझेंगे। बात करते हैं हम प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में क्या था? सबसे पहली सभ्यता जो हमको ज्ञात है वह है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन समस्या क्या है इस सभ्यता के साथ? इसका जो लिखित साक्ष्य है वह हम पढ़ नहीं पाए हैं, और कोई हमारे पास दस्तावेज नहीं है। और जब अन्य दस्तावेज हमारे पास नहीं है तो यहाँ का जो समाज है उसका हम लगभग लगभग अनुमान लगाते हैं। हालांकि हम यह भी पाते हैं कि यहाँ पर व्यापारी रहते थे, इनकी अपनी व्यवस्था थी। व्यवस्था के साथ हम यह देखते हैं कि वर्गीकरण भी हमको दिखता है, जैसे एक बड़ा मकान बीच में, उसके किनारे किनारे छोटे मकान, यह सब कुछ हम देखते हैं। मतलब यह किसी मुखिया का घर था, और अगर मुखिया था तो उसके पास न्यायिक व्यवस्था का भी अधिकार था, लेकिन बहुत ज्यादा हमको प्रमाण नहीं मिलते हैं। फिर आता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल में हम क्या देखते हैं? वेद हैं, वेद के अलावा ग्रंथ हैं, ग्रंथ जैसे स्मृति ग्रंथ। अब स्मृति ग्रंथ क्या है? ऐसे ग्रंथ जिसमें समाज के नियम कानूनों को लिखा गया है, जैसे 18 स्मृति ग्रंथ हैं, और इनमें सबसे फेमस है मनुस्मृति। सबसे फेमस या हम कहें जिसको किया गया, तो यह कौन सी है? मनुस्मृति। तो पहली बार हम जब देखते हैं कि लिखित रूप से जो न्याय व्यवस्था है उसकी चर्चा है, तो वह मिलती है हमको स्मृति ग्रंथों में। हालांकि मनुस्मृति अकेले नहीं है, इसमें और भी हैं।
जैसे याज्ञवल्क्य, नारद स्मृति ग्रंथ, बृहस्पति स्मृति ग्रंथ, तो ऐसे 18 स्मृति ग्रंथ है। यहाँ पर हमको न्याय व्यवस्था की बातें मिलती है, समाज किस तरह से चलेगा वह हमको दिखता है। वैदिक काल में एक चीज आप और देखेंगे, यहाँ जो न्याय है वह धर्म का पार्ट है, यानी धर्म के रूप में न्याय को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, आप दोनों में अंतर समझिए। यह धर्म है मानव धर्म, और मानव धर्म का मतलब यहाँ पर मानवता पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था, और उसी के हिसाब से धार्मिक व्यवस्थाएं और उससे कनेक्टेड न्याय व्यवस्था चलती थी। स्मृति ग्रंथों में भी जो आपके वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन है, और वर्ण व्यवस्था में भी जो जिस वर्ण का है, मतलब 4 वर्ण है, एक आपका ब्राह्मण, फिर आपका क्षत्रिय, फिर आपका वैश्य और एक आपका शूद्र, यह 4 वर्ण है। लेकिन समस्या यह थी कि इनमें जो नियम कानून थे वह अलग अलग थे। मतलब कई जगहों पर हमको साक्ष्य दिखता है कि इनके लिए नियम कानून अलग अलग थे। लेकिन एक चीज और थी कि कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म कर सकता था और कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण कर्म कर सकता था, यही क्षत्रिय वैश्य का कर्म कर सकता था। यानी जो समाज था वह आपका समाज था कर्म आधारित, और इस कर्म आधारित समाज में न्याय व्यवस्था थी, और वह न्याय व्यवस्था किसके आधार पर थी? स्मृति ग्रंथों के आधार पर। तो जब हम देखते हैं वैदिक काल को, यानी लगभग 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, यहाँ पर कानून मिलते हैं हमको। जैसे जीवन के जो कानून है वह मिलते हैं। अब इन दोनों में अंतर है, एक होता है आपका न्याय। न्याय का मतलब क्या हुआ? किसी ने अगर अपराध किया है तो उसको सजा मिले, यह हो गया आपका न्याय। लेकिन जो जीवन के कानून है, यानी आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ यहाँ लिखा गया था। यानी यहाँ जो न्याय है वह केवल नियम नहीं है, बल्कि नियमों के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे आपको किस व्यवस्था में रहना है, जैसे आप वानप्रस्थ में हैं, या फिर आप प्रौढ़ावस्था में हैं, आप युवावस्था में हैं, आप बाल्यावस्था में हैं, तो किस अवस्था में है उसके हिसाब से आपके कर्म डिसाइड थे। और उन कर्मों को ना करना भी क्या माना जाता था? अपराध माना जाता था। यानी यहाँ अपराध केवल यह नहीं था कि आपने नियमों को भंग किया है, बल्कि जो आपके दायित्व हैं अगर आपने उनको भी फॉलो नहीं किया है तो वह भी क्या है? अपराध है। अब ऐसे आप समझिए, आपके हैं मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या अपराध हैं? मतलब अगर आपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जो आपके मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वह आपने फॉलो नहीं किया, तो क्या इसको अपराध माना जाएगा? और अगर अपराध माना जाएगा तो क्या इसकी कोई सजा है? तो आप क्या पाएंगे कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन वह अपराध नहीं है, और अपराध नहीं है इसका मतलब सजा भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर आपने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसको माना जाएगा अपराध, और उस अपराध की क्या होती थी? सजा होती थी। तो यहाँ पर जो कानून है वह केवल नियम नहीं थे, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था को चलाए जाने के लिए संहिताबद्ध व्यवस्था थी। इनमें हम देखते हैं कि वेद हमको मिलते हैं, स्मृति ग्रंथ हमको मिलते हैं, आचार संहिताएं मिलती हैं, और यहाँ पर जो राजा है, इस राजा की सबसे प्रमुख भूमिका यह थी कि वह धर्म का रक्षक है। यानी उसका समाज धर्म के हिसाब से चले, और धर्म क्या? मानव धर्म। क्योंकि यहाँ आप एक चीज और समझते चलिए, यहाँ का जो मानव है वह ज्यादातर क्या है? प्रकृति पूजक। और इनमें जो मानवता है, जैसे सेवा, दया, आदर, यह मूल गुण होते थे, और इनके हिसाब से समाज को चलना पड़ता था। और इसका रक्षक कौन है? यानी इसकी रक्षा कौन करेगा? राजा। राजा वह व्यक्ति होता था जो यह कोशिश करे कि उसका जो समाज है वह धार्मिक हो। यानी धर्म सभा आपने सुना होगा, और धर्म सभा किसको कहते थे? राजा के दरबार को। यानी जो राजा है वह धर्म सभा का अध्यक्ष है, उसको अपने समाज में धार्मिक व्यवस्थाएं बनाए रखना है, और धर्म के हिसाब से उसका समाज चले यह तय करना राजा की जिम्मेदारी थी। तो वहां पर व्यवस्था क्या है? ग्रंथों में चीजें लिखी गई हैं, और उन ग्रंथों में लिखी चीजों के हिसाब से धर्म को राज्य में लागू करवाना राजा की जिम्मेदारी थी, और राज्य उस धर्म की व्यवस्थाओं पर चलता था। तो यह प्राचीन काल में व्यवस्था थी। फिर हम देखते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल कब है? 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ पर हमको वेद मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में जो समाज के नियम है वह लिखे गए, यानी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी उनको लिखा गया। और यहाँ का जो समाज है, यानी वैदिक काल का जो समाज है, अब वह धीरे धीरे हो जाएगा कर्मकांडी, और कर्मकांडी के साथ साथ जो आपका वर्ण था वह हो जाएगा अब जन्म के आधार पर। और जब यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? जो यह सामाजिक नियम बनेंगे
इन सामाजिक नियमों से इस वर्ण व्यवस्था को चलाया जाएगा, यानी समाज को चलाया जाएगा, और इस तरह से समाज में व्यवस्थाएं स्टेब्लिश की जाएंगी। तो धर्म पर आधारित समाज है और धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, और इन्हीं वेदों में जो चीजें लिखी हैं उससे समाज चलेगा। अब यह वेद आपके पहले भी मिलते हैं, क्योंकि इनका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब के वेद हैं, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह क्या है, स्मृति ग्रंथ, मतलब ऐसे ग्रंथ जिनको लिखा नहीं गया था बल्कि जिनको याद किया गया था। यानी वेद बहुत पुराने हैं, लेकिन जब इनको लिखा गया तो वह काल कौन सा है, वैदिक काल। इसी तरीके से जो आपके स्मृति ग्रंथ हैं, माना यह जाता है कि स्मृति ग्रंथ वेदों के बाद लिखे गए, यानी वेद सबसे पुराने हैं और उनके बाद अन्य ग्रंथ हैं। यहाँ पर क्या है, धर्म सूत्र है, नियम कानून को लिखा गया है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं, या यहाँ पर बहुत फेमस है जो सामाजिक व्यवस्था है, विवाह कैसे होगा, संपत्ति कैसे बटेगी, पिता के क्या कर्तव्य हैं, बालकों के क्या अधिकार हैं, यानी पिता के पुत्रों के क्या अधिकार हैं, महिलाओं के क्या अधिकार हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जो मनुस्मृति ग्रंथ है वह शोषण का आधार था, यह आपने कई बार सुना होगा। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, यह समाज कौन सा था और इस समय के समाज में दुनिया में और कहीं किस तरह के ग्रंथ थे। यानी जब पूरा विश्व ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था सामाजिक व्यवस्था को, तब हमारे यहाँ ग्रंथ थे, और उन ग्रंथों में समाज को चलाने के लिए नियम कानून थे। अंग्रेज कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, संहिताबद्ध किया, मतलब लिखित रूप से नियम कानूनों को बनाया। यानी उन्होंने किताबें बनाई, आईपीसी, सीआरपीसी, यह सारी व्यवस्थाएं बनाई और उनमें कानूनों को उन्होंने लिखा, ऐसा वह कहते हैं। इससे पहले भारत में जो नियम कानून है वह स्पष्ट नहीं है, लिखित नहीं है। अगर लिखित नहीं है तो धर्मसूत्र क्या है, और धर्मसूत्र में भी जो आपका मनुस्मृति है, स्मृति ग्रंथ, वह क्या है, जिसकी आप आलोचना भी बाद में करते हैं कि मनुस्मृति में बातें गलत लिखी हैं, नियम कानून गलत लिखे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संहिताबद्ध ग्रंथ नहीं है। तो दो अलग अलग बातें हैं, हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे फिलहाल। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं, यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो इस तरह की क्वेरीज आती हैं, वहां पर आपको काउंटर करना होगा कि भारत में ऐसे व्यवस्थाएं पहले भी थी, हो सकता है उस समय के समाज के लिए सही थी, बाद में बदलते समाज के साथ कुछ परिवर्तन की जरूरत रही हो, लेकिन हमारे पास नियम कानून थे और उसी के हिसाब से हम समाज को चला रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्यवाही थी, यानी जो न्याय व्यवस्था थी, वह किस प्रकार से होता था। पहले होता था वाद। वाद मतलब एक व्यक्ति है, उसने अपना मुद्दा उठाया कि मेरे साथ यह दिक्कत है, मुझे इस व्यक्ति से यह परेशानी है, या मेरे साथ यह गलत हुआ है। अब जिस पर यह वाद उठाएगा वह देगा इसका उत्तर। मतलब एक व्यक्ति ने क्या किया, वाद उठाया। वाद को क्या कहेंगे, पूर्व पक्ष, यह हो गया आपका वादी, इसने वाद उठाया। आप आज भी यह शब्द सुनते होंगे। फिर आएगा दूसरा उत्तर, मतलब जवाब देगा। जिससे प्रश्न पूछा जाएगा उसे जवाब देना होगा। यानी ए ने बी पर यह आरोप लगाया कि इसने कुछ गलत किया है, अब बी को जवाब देना होगा कि उसने ऐसा किया है कि नहीं किया है। फिर क्या होगा, सुनवाई होगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और दोनों पक्षों के जो तर्क हैं उनको सुना जाएगा, और अंत में फिर क्या होगा, फैसला होगा। इस फैसले से पहले हम यह देखते हैं कि जो सुनवाई का क्रम है, यहाँ पर आपके गवाह भी आएंगे, और गवाहों में एक बात और थी कि यह बच्चे ना हो और शत्रु ना हो, यानी दोनों में से किसी भी पक्ष के शत्रु ना हो और गवाह बच्चे ना हो, क्योंकि इनको मैनिपुलेट आसानी के साथ किया जा सकता था। बच्चे तो आसानी के साथ मैनिपुलेट हो जाएंगे और जो आपके शत्रु हैं वह आपके खिलाफ ही बात रखेंगे, तो इसलिए इन दोनों को बाहर किया गया था। इस तरह से न्याय व्यवस्था जो है वह वैदिक काल में चलती थी। एक बार जब न्याय हो जाता था, यानी अपराध सिद्ध हो जाता था, उसके बाद दंड की व्यवस्था भी थी और प्रायश्चित की भी व्यवस्था थी। यानी जुर्माना लगा दिया जाता था, गांव से निकाल दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था, साम्राज्य से निकाल दिया जाता था। यह सारी व्यवस्थाएं बनी हुई थी। तो ऐसे उस समय का समाज चलता था। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो आपका राजा है यही अंतिम न्यायकर्ता व्यक्ति होता था, लेकिन इसकी सलाह के लिए जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब उस समय के जो विद्वान व्यक्ति हैं जो इसके दरबार में होते थे, राजा उनसे सलाह मशविरा करता था कि हम यह न्याय कर रहे हैं। वह भी उसकी बातों को सुनते थे, राजा की बातों को सुनते थे, जो वहां पे अलग अलग लोग आए हैं उनकी बातों को सुनते थे, और उसके बाद अंत में सब मिलकर राजा को सलाह देते थे कि यह ठीक चीज है, इसके हिसाब से हमको निर्णय करना चाहिए। और राजा इन ब्राह्मणों, इन मंत्रियों, इन सबके हिसाब से निर्णय लेता था, यानी इन सब की सलाह पर निर्णय लेता था। यह व्यवस्था थी। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम स्तर पर क्या व्यवस्था है। हमको वैदिक काल में ही दिखता है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है, ग्राम स्तर पर अलग व्यवस्था, उसके बाद जिले स्तर पर अलग व्यवस्था, और जो केंद्रीय व्यवस्था है वह अलग है। जैसे ग्राम स्तर पर क्या है, हम परिवार अदालतें पाते हैं, परिवार के बहुत सारे लोग आपस में मिलकर मुद्दों को सुलझा लेते हैं।
फिर हम गिल्ड की व्यवस्था पाते हैं। गिल्ड क्या है? व्यापारियों की श्रेणी है, यह भी आपस में मुद्दों को सुलझाते थे। फिर ग्राम पंचायत की भी व्यवस्था थी, वह भी आपस के मुद्दों को सुलझाते थे। फिर जो जिले स्तर की व्यवस्था है, वहां पर न्यायिक अधिकारी होते थे जिनको राजा नियुक्त करता था, वह भी न्याय व्यवस्था को देखते थे। और अगर इन सब से जो न्याय है वह ना हो पाए तो पीड़ित अंततः कहाँ जा सकता था? राजा के पास। राजा वहां पर न्याय देता था। यहाँ पर भी साक्ष्य होते थे, यानी दस्तावेज आते थे। और जूरी की व्यवस्था भी हमको दिखती है। जूरी की व्यवस्था मतलब जो राजा है अब वह अकेले न्याय नहीं देगा, बल्कि उसके आसपास क्या होंगे? मंत्री। अब कोई ए व्यक्ति है, यह कोई वाद लेके गया, बी व्यक्ति है, इसके खिलाफ यह वाद है, दोनों में बहस होती है, बातचीत होती है, समझा जाता है, गवाह इकट्ठे किए जाते हैं, सब कुछ होता है। फिर जो आपके यह मंत्री है, अब यह हमेशा होंगे विषम संख्या में। यह मंत्री क्या करेंगे? यह बताएंगे। जैसे मान लेते हैं 7 मंत्री हैं, तो इनमें से हो सकता है कि कुछ को लगे कि ए सही है, कुछ को लगे कि बी सही है। मान लेते हैं 4 ने कहा ए सही है, 3 ने कहा बी सही है। इस स्थिति में क्या होगा? राजा को मंत्रियों के बहुमत के हिसाब से निर्णय लेना होता था, लेकिन उसके बाद भी राजा इसको बाईपास कर सकता था, यानी मंत्रियों के जो सजेशन है उसको बाईपास कर सकता था। लेकिन सामान्यतः हम पाते हैं कि अगर राजा ने ऐसा किया, यानी मंत्री के निर्णय को या फिर मंत्रियों की सलाह को उसने बाईपास किया, तो कहीं ना कहीं जो राजा है उसकी योग्यता पर ही प्रश्न उठने लगता था। मतलब राजा इस मंत्री परिषद के हिसाब से चलता था, यानी जूरी की व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ कोई वकील नहीं था। वकील नहीं था मतलब ए अपना पक्ष खुद रखेगा, बी अपना पक्ष खुद रखेगा। ए की तरफ से कोई नहीं जाएगा, बी की तरफ से कोई नहीं जाएगा। अब यह कितना एडवांस सिस्टम था? एडवांस क्यों? इससे क्या है, मान लेते हैं कि जो बी पक्ष है जिस पर दोष लगाया जा रहा है, इसका जो वकील है वह बहुत ताकतवर है, और ए पक्ष क्या है? गरीब है, इसका वकील क्या है? कम ताकतवर या कम योग्य। इससे क्या होगा? बी पक्ष का जो वकील है वह अपनी बात ज्यादा मजबूती के साथ रखेगा और न्याय व्यवस्था शिफ्ट हो जाएगी बी की तरफ। ए का पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ वकील की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जितने भी अपराध होते हैं उन पर भी दंड की व्यवस्था है, और दंड की व्यवस्था पुरानी तरीके से। यहाँ पर राजा जुर्माना लगाना और शारीरिक दंड भी देता था। यानी अब जो दंड है, प्राचीन काल में जो दंड है वह आर्थिक कम होता था, शारीरिक कम होता था। वह दरअसल मानसिक ज्यादा होता था। मानसिक का मतलब देश निकाला, राज्य से निकाल दिया, या फिर सबके सामने माफी मांगना। जैसे आपने सुना होगा कि पगड़ी नीचे रख कर माफी मांगो, यह सब कुछ वहां ज्यादा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि न्याय व्यवस्था डेवलप हुई, तो जो शारीरिक दंड वाली बात है, कोड़े मारना या किसी अंग को काट लेना, यह सब चलने लगा। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल आता है और गुप्त साम्राज्य आता है। अब यहाँ पर क्या होगा? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था क्यों मजबूत होगी? क्योंकि इस समय हो चुका था कृषि का विकास, और जब कृषि का विकास हो चुका था तो लोगों के पास क्या था? ज्यादा से ज्यादा अन्न, और अन्न ही उस समय क्या था? धन था। तो अब विवाद और बढ़ने लगे। यानी जो वैदिक काल में व्यवस्था थी उससे जटिल व्यवस्थाएं अब डेवलप होने लगी, यानी जो विवाद है वह और जटिल होने लगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि केंद्रीकरण बढ़ने लगा, यानी शक्ति जो है अब राजा के पास ज्यादा होने लगी। जो पहले एक डाइवर्स सिस्टम था वह डाइवर्स सिस्टम धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह पूरी न्याय व्यवस्था को बताता है और कहता है कि न्याय करना राजा का कर्तव्य है, यानी राजा का कर्तव्य है न्याय करना। धीरे धीरे जो केंद्रीकरण है वह बढ़ने लगा, यानी यहाँ पर जो राजा है उसका दायित्व बढ़ाया गया, और दायित्व बढ़ाने के लिए शक्ति भी बढ़ाई गई। तो राजा के पास शक्ति भी बढ़ी और राजा के दायित्व भी बढ़े। इससे क्या हुआ? केंद्रीकरण बढ़ा। अब यहाँ पर भी जो आपके स्मृति ग्रंथ हैं इन्हीं को आधार बनाया गया, और स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे ज्यादा फेमस है। उसके हिसाब से समाज चल रहा था। फिर जब आता है अशोक का काल, अब मौर्य युग में भी अशोक का काल आता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर आता है आपका बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद आता है अशोक। अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अब जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो जो हिंसा विरोधी नियम है यह लागू होने लगे समाज में। मतलब बौद्ध धर्म में जो हिंसा है उस पर रोक थी। तो धीरे धीरे अब जो सजा है वह सजा कैसे होने लगी? कमजोर सजाएं। यानी अब आर्थिक दंड ज्यादा दिए जाते थे इसकी तुलना में, शारीरिक दंड की तुलना में। लेकिन तब भी हम यह पाते हैं कि जितना प्रभाव था वैदिक काल में, या हम कहें ऋग्वेद के काल में, वहां पर जो शारीरिक दंड था वह दंड कम था। अशोक के काल में भले ही राज्य की यह नीति थी कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन ऋग्वैदिक काल की तुलना में अशोक के काल में ज्यादा दंड दिया जाता था। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जासूस व्यवस्था को डेवलप किया। यानी अब यह क्या करते थे? अपने आदमी भेजते थे जो जासूसों की तरह काम करते थे,
वह पता करते थे कि समाज में क्या क्या हो रहा है। वह एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन लाके यानी अलग से सूचनाएं लाकर राजा को बताते थे कि समाज में यह दिक्कत है, इस तरह से चीजें चल रही हैं। और इससे क्या हुआ, न्याय व्यवस्था और मजबूत हो गई। यहाँ पर अदालतें, न्याय व्यवस्था, यह सब कुछ चलता रहा। और अदालतों का मुख्यतः अभी मुखिया कौन है, राजा होता था। दो तरह की अदालतें हमको यहाँ मिलती है। अब यह प्रश्न आपने सुना होगा, कंठ शोधक आपसे पूछा जा चुका है, या फिर कंटक शोधन, दोनों एक ही शब्द है। यह आपसे पूछा जाता है और कई बार पूछा भी है। तो दो तरह की अदालतें थी। एक थी आपकी धर्मस्थी अदालतें। धर्मस्थी अदालतें कौन सी, जो नागरिक अपराध होते थे, यानी दो तरह के कोर्ट होते हैं या दो तरह के मामले होते हैं, आपने सुना होगा। एक आपका होता है सिविल और एक आपका होता है क्रिमिनल। तो जो क्रिमिनल मामले हैं उनको कौन देखेगा, कंटक शोधन, और जो सिविल मामले हैं उनको कौन देखेगा, धर्मस्थी। तो इस तरह वहां भी डिवीजन है। मतलब आप देख रहे होंगे कि कितनी डेवलप हमारी व्यवस्था थी। बहुत प्राचीन काल से ही, जब दुनिया में लोगों को ठीक से न्याय व्यवस्था के बारे में पता तक नहीं था, हमारे यहाँ बहुत डेवलप स्ट्रक्चर था। यहाँ पर भी ग्राम पंचायतें थी जो छोटे मोटे विवादों को देखती थी। फिर जिला स्तर पर भी पंचायतें थी, राजकीय स्तर की भी सभाएं होती थी और कुछ अन्य समाज की भी सभाएं थी। जैसे जो वनवासी है, वन में रहने वाले लोग हैं, इनकी एक सभा होती थी जो न्याय व्यवस्था के काम को देखती थी। यह कौन सी थी, आर्यम्य सभा। जो व्यापारी है, इनकी अपनी व्यवस्था थी जिसको क्या कहते थे, सारथी सभा। फिर सैनिका सभा होती थी जो सैनिकों की व्यवस्थाओं को देखती थी। यानी अब इसमें और डिवीजन है। वनवासियों के लिए अलग न्याय व्यवस्था, क्योंकि उनकी अपनी अलग अलग परंपराएं होती थी। फिर जो आपके व्यापारी है, इनकी अलग व्यवस्था। जो आपके सैनिक है, इनके लिए अलग व्यवस्था। यानी न्याय व्यवस्था अब और ज्यादा डाइवर्स हो चुकी थी। तो इस तरह यह व्यवस्था चल रही थी। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी, जैसे 4 चरण होते थे, पहले वाद होगा, फिर जवाब होगा, फिर सुनवाई होगा और फिर फैसला होगा। जो पुराने चरण थे वही चरण यहाँ भी चल रहे थे। तो यह व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पर साक्ष्य होते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका शत्रु है और आपका जो बालक है, इनको नहीं शामिल किया जाता था साक्ष्य के रूप में या फिर गवाह के रूप में। दंड देने की व्यवस्था भी थी और जूरी की जो व्यवस्था है वह यहाँ भी थी। और अब धीरे धीरे जो सजा है वह और ज्यादा कठोर होने लगी। फिर आता है काल दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के साथ क्या हुआ, जो मुस्लिम शासन व्यवस्था है और जो शरीयत है वह भारतीय समाज में शामिल हुआ। यानी जो शरीयत के कानून है वह भारतीय समाज में शामिल हुए, लेकिन जो हिंदू प्रणाली है वह प्रणाली भी भारत में बनी रही। इस समय के समाज में क्या हुआ, एक तो सल्तनत की स्थापना हुई, और सल्तनत की स्थापना कहाँ हुई, दिल्ली में। और दिल्ली मुख्यतः क्या थी उस समय, जहां पर यह सल्तनत की व्यवस्था थी वह था शहर। अब दो तरह की व्यवस्थाएं यहाँ चल रही थी। जो आपका राजकीय प्रशासन है वह मुख्यतः चल रहा था शरिया के हिसाब से, और जो आपका स्थानीय प्रशासन है वह मुख्यतः चल रहा था हिंदू प्रणाली से। और इस हिंदू प्रणाली का आधार क्या था, स्मृति ग्रंथ। यानी जो स्थानीय प्रशासन है वह चल रहा था हिंदू प्रणाली से, और जो राजकीय प्रशासन है वह चल रहा था शरिया के कानून से। लेकिन जो राजकीय प्रशासन है यह स्थानीय प्रशासन की बातों को ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय लेता था। यानी जो हिंदू प्रणाली है इसकी व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखा जाता था। कुछ राजा रखते थे, कुछ नहीं रखते थे। लेकिन जो शरिया का कानून है यह राजकीय प्रशासन की नीति बन चुकी थी। यानी शरिया के हिसाब से समाज को चलाया जाएगा, यह राजकीय प्रशासन की नीति थी। लेकिन स्थानीय स्तर पर अभी भी जो आपकी हिंदू प्रणाली है वह बनी हुई थी, और उसका आधार क्या था, स्मृति ग्रंथ। अब समाज को हिस्सों में बांटा जाने लगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस तरह भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हुआ। इसमें हम देखते हैं कि शरिया के कानून बने, जैसे फिक्के फिरोजशाही। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, काजी अदालतें बनवाई। यानी जो शरिया के जानकार हैं उनकी अध्यक्षता में अदालतें बनवाई, और यहाँ पे शरिया के कानूनों के हिसाब से न्याय व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अभी भी जो स्मृति ग्रंथ है उसको ध्यान में रखकर न्याय किया जाता था। खास करके जो स्थानीय प्रशासन है वहां पर स्मृति ग्रंथों का खूब प्रभाव था। ग्राम स्तर पर यहाँ पर भी पंचायतें हैं, जिला स्तर पर कोतवाल जैसी व्यवस्था है जो एक अधिकारी है, और काजी भी आपको मिलेगा। फिर जो केंद्रीय स्तर है वहां पर क्या है, दीवाने मजालिस और दीवाने सियासत। तो इस तरह न्याय व्यवस्था चल रही थी। प्रक्रिया क्या है, वही पुरानी प्रक्रिया। और दंड कैसे दिया जाता था, शरिया के हिसाब से, लेकिन केंद्रीय स्तर पर यानी राजकीय प्रशासन में। स्थानीय प्रशासन अभी भी चल रहा था। फिर आता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य ने क्या किया, इसने भी अपने नियम कानून खूब डेवलप किए, और अब आपका जो स्थानीय प्रशासन है उस स्थानीय प्रशासन में भी शरिया लागू होने लगा। यानी जो दिल्ली सल्तनत का काल है यहाँ पर जो शरिया का प्रभाव था यह थोड़ा कम था, स्थानीय प्रशासन में तो बिल्कुल कम था। लेकिन जो मुगल साम्राज्य है
अब धीरे धीरे जो शरिया के कानून है वह ग्रामीण प्रशासन यानी स्थानीय प्रशासन पर भी लागू किए जाने लगे, ग्रंथ लिखे जाने लगे यानी नियम कानूनों की पुस्तकें लिखी जाने लगी और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाने लगा। यहाँ पर जो राजा के आदेश हैं अब वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे और यह कहा जाता था कि यह राजा का आदेश है, ऐसा कोई नहीं करेगा, और स्थानीय कानून भी अब राजा के आदेशों के हिसाब से बनने लगेंगे। इसी तरह से औरंगजेब का है फतवाए आलमगीरी, यह डेवलप हो गया। शरिया के कानून थोड़ा अपर हैंड पे आ गए, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज हैं वह अभी भी चलते रहे। यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर अदालतें बनी। मतलब क्रम क्या है, तो केंद्रीय स्तर पर अदालतें हैं जिसमें भी दो डिवीजन है, दीवाने काजा और दीवाने मजालिस। एक आपका क्या है नागरिकों के लिए और एक आपका क्या है प्रशासनिक या फिर राजकीय अदालत। फिर प्रांतीय स्तर पर देखें तो नाजिम सभा है जिसको गवर्नर लीड करता था। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, मनसबदार होते थे, यानी एक मुगल साम्राज्य है और इस मुगल साम्राज्य ने किसी क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, इसको यह मनसबों में बांट देता था और इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता था, इसको कहते थे मनसबदार। अब यह आपका जो मनसबदार है यह न्याय व्यवस्था भी देखता था और जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है उसको भी देखता था, यानी न्याय व्यवस्था में अब मनसबदारी आ गई। इसीलिए आप पाते हैं कि जो शरिया के कानून है वह स्थानीय प्रशासन में भी खूब चलने लगे। जिले स्तर पर हम देखते हैं कि काजी है, फौजदार है और कोतवाल है। वहीं जो ग्राम का स्तर है वहां पर भी काजी ए परगना है। पंचायतें अभी भी लेकिन बनी हुई हैं, अभी भी जो हिंदू धर्म के कानून है वह चल रहे हैं, लेकिन अब जो है शरिया का ज्यादा प्रभाव हो चुका है। फिर शुरुआत होती है ब्रिटिश काल की। यह कब से मानी जाती है, 17वीं सदी से, यानी 1600 ईस्वी से मुख्यतः यहीं से मानी जाती है। इस समय क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह भारत में आती है, व्यापार करती है। भारत में क्या है, शरिया कानून चल रहे हैं, मुगल साम्राज्य है, शरिया के कानून चल रहे हैं और जो स्मृति ग्रंथों के कानून है यह भी चल रहे हैं। धीरे धीरे ब्रिटिश क्या करते हैं, क्षेत्रों को हथियाना शुरू करते हैं। इसमें भी आप ऐसे समझिए, पहले ब्रिटिश आते हैं और आने के बाद यहाँ पर व्यापार करते हैं और व्यापार करके चले जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिश है वह यहाँ पर रुकने भी लगते हैं और अपनी बनाते हैं बस्तियां। बस्तियां बनाने के साथ साथ फिर धीरे धीरे यहाँ सैनिकों की नियुक्ति भी करते हैं। अपनी बस्ती बनाएंगे और कहते हैं कि अपनी बस्तियों के लिए ही हम लोग सैनिक नियुक्त कर रहे हैं। फिर जब बस्ती बनी, सैनिक बने, यहाँ पर क्या हुआ, जनता रहने लगी, यानी बहुत सारी ब्रिटिश जनता रहने लगी और यह समूह में रहने लगी। फिर इन्होंने क्या किया, इस समूह के लिए न्याय व्यवस्था का विकास किया कि हमारे जो लोग हैं इनके न्याय को हम देखेंगे। आपके यहाँ शरिया है, आपके यहाँ स्मृति ग्रंथ है, तो हम बहुत कंफ्यूज हैं, हम अपना न्याय खुद से करेंगे, अपने लोगों की समस्या को हम खुद सुलझा लेंगे। इन्होंने इस तरीके से न्याय व्यवस्था का विकास किया। फिर धीरे धीरे यह लोग भारतीय राजनीति में या हम कहें प्रशासन में हिस्सेदारी बढ़ाने लगे। और आपको अगर याद हो 1757 जब क्या हुआ आपका प्लासी, धीरे धीरे इन्होंने क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया और क्षेत्रों को जीतते जीतते यह क्या करने लगे, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करने लगे। और जब प्रशासनिक व्यवस्था में इन्होंने हस्तक्षेप किया, इसका मतलब यह हुआ कि जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया कि न्याय व्यवस्था भी अब हमारे हिसाब से चले। यह इन्होंने बहुत धीरे धीरे किया। जैसे मैंने आपको पूरा क्रम समझाया कि पहले इन्होंने क्या कहा कि हमारी बस्ती है, अपने लोगों के लिए हम न्याय व्यवस्था बना रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्षेत्रों को जीतना शुरू किया और क्षेत्रों को जीतने के बाद वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां पर हस्तक्षेप करने लगे। और जब प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया तो न्याय व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगे। फिर धीरे धीरे यह क्या करेंगे, न्याय व्यवस्था का विकास करेंगे और फिर बनाएंगे क्या, अदालतें। अदालतों में क्या बनाएंगे, जज। जज कौन से होंगे, अंग्रेज। और यह न्याय व्यवस्था को देखने लगेंगे। हालांकि इससे फिर बाद में बहुत सारे विवाद होंगे। जब विवाद होंगे तो मांग की जाएगी कि न्याय व्यवस्था में जो भारतीय हैं इनको भी शामिल किया जाए और धीरे धीरे जो भारतीय हैं यह भी न्याय व्यवस्था में शामिल होंगे। तो यह पूरा क्रम था। तथ्यों से भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाई, मेयर की अदालतें। कब, 1726 में। क्यों बनाई, क्योंकि बस्तियां बसी थी, जैसे मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, यहाँ पर इनकी बस्तियां थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए एक मेयर बनाया, ब्रिटिश मेयर। यह इनके समाज के निर्णयों को देखता था, वहां की समस्याओं को देखता था और जो जूरी प्रथा है वह यहाँ पर चल रही थी। लेकिन अभी यह व्यवस्था किसके लिए थी, केवल यूरोपियों के लिए, यानी जो यूरोपीय हैं उनके लिए इन्होंने यह व्यवस्था डेवलप की थी। फिर आया आपका चार्टर अधिनियम। कब आया, 1661 में। इससे क्या हुआ, जो आपकी कंपनी है
इसको न्यायिक अधिकार दे दिए गए, यानी अब कंपनी जो है वह न्यायिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन अभी भी औपचारिक रूप से कोई अदालत नहीं बनी थी, यानी न्याय व्यवस्था में अभी अदालतें नहीं बनी थी। फिर जो मुगल प्रभाव है वह अभी भी कंपनी पर बना रहा। काजी, पंचायत, ब्रिटिश अधिकारी, यह तीनों भारतीय समाज को देखने लगे, यानी अब तिहरी व्यवस्था है, एक तरफ ब्रिटिश, एक तरफ मुगल और एक तरफ स्थानीय पंचायतें। न्याय व्यवस्था अब तीन भागों में बढ़ चुकी थी और तीनों के हिसाब से चल रही थी। धीरे धीरे जो ब्रिटिश कानून है वह मजबूत होते रहेंगे, जो मुगल कानून है वह धीरे धीरे लगभग समाप्त हो जाएंगे और जो स्थानीय कानून है वह स्थानीय कानून कमजोर होते रहेंगे। और इस तरह जो ब्रिटिश काल है उसका विकास शुरू होता है। भारत में ब्रिटिशरों की न्याय व्यवस्था डेवलप होती है और भारत में अदालतें बनती हैं और उन अदालतों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में कैसे प्राचीन काल से न्याय व्यवस्था है, समय के साथ कैसे कैसे परिवर्तन हुए और कैसे अंततः ब्रिटिश काल में जो न्याय व्यवस्था की शुरुआत है वह कैसे हुई, उसका आधार क्या बना, कैसे ब्रिटिशर भारत की न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ हमने सीखा है और बहुत कुछ हमने जाना है। आने वाले वीडियो में हम बहुत सारे तथ्यों की बात करेंगे और सबसे ज्यादा उन तथ्यों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।